बाबू जगजीवन राम, जिन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक, दलित समाज के मसीहा और भारतीय राजनीति के एक दिग्गज थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के रोहतास जिले के चंदवा गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। अपने 5 दशकों के राजनीतिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें भारत के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जैसे पद शामिल थे। वे 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और हरित क्रांति के दौरान कृषि मंत्री के रूप में वे भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर ले गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बाबू जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर थे। 1787 और 1779 में वे इस पद के लिए मजबूत दावेदार थे। हालांकि 1978 में कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सूर्या पत्रिका में छपने के बाद उनका यह सपना अधूरा रह गया। इस वीडियो में हम यह विश्लेषण करेंगे कि अगर ये तस्वीरें लीक न हुई होती तो क्या बाबू जगजीवन राम भारत के प्रधानमंत्री बन पाते? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन तस्वीरें में ऐसा क्या था, और इन तस्वीरों वाली महिला के साथ बाबू जगजीवन का क्या संबंध था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बाबू जगजीवन राम का जन्म एक छमध्य का काम करने वाले परिवार में हुआ था, जो उस समय समाज में अछूत माना जाता था। 6 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी मां वासंती देवी ने उनकी परवरिश की। कम उम्र में ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग घड़े से पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया और घड़ा तोड़ दिया। यह घटना उनकी विद्रोही चेतना का प्रतीक थी, जो बाद में उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखाई दी। उन्होंने आरा टाउन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने BHU छोड़ दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने BSc की डिग्री हासिल की। कलकत्ता में उनके नेतृत्व कौशल ने सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को प्रभावित किया। 1931 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। 1934 में उन्होंने अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो दलित समुदाय को समानता दिलाने के लिए समर्पित थी। 1935 में उन्होंने हेमंड कमेटी के सामने दलितों के मताधिकार की मांग रखी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक करियर 1936 में शुरू हुआ, जब वे 28 वर्ष की उम्र में बिहार विधान परिषद के सदस्य नामित हुए। 1937 में वे डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध MLA चुने गए। अंग्रेजों ने उन्हें मंत्री पद और धन का लालच दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और कांग्रेस के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में वे सबसे युवा मंत्री बने और देश के पहले श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 1771 का भारत पाक युद्ध और हरित क्रांति शामिल हैं। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित की, जिसके परिणाम स्वरूप 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश का उदय हुआ। कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने 1974 के अकाल के दौरान खाद्य संकट से निपटने और हरित क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1936 से 1986 तक वे 50 वर्षों तक सांसद रहे, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। वे 30 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री भी रहे, जो भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मंत्री का रिकॉर्ड है। 1975 में आपातकाल के दौरान बाबू जगजीवन राम शुरू में इंदिरा गांधी के साथ रहे। कहा जाता है कि इंदिरा ने उनसे वादा किया था कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो वे अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन आपातकाल के बाद जब 1997 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार हुई, तो बाबूजी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया। उनकी यह पार्टी बाद में जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गई। जनता पार्टी की जीत के बाद बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार थे। उनकी व्यापक स्वीकार्यता, दलित समाज में प्रभाव और लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार
उनकी तुलना में उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी अधिक इज्जत दी जाती थी। हालांकि जयप्रकाश नारायण की सिफारिश पर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया। बाबूजी इस फैसले से इतने नाराज थे कि उन्होंने मोरारजी देसाई के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण के समझाने पर वे बाद में जनता पार्टी सरकार में शामिल हुए और उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बने। लेकिन साल 1978 में एक ऐसी घटना हुई जिसने बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक करियर को गहरा आघात पहुंचाया। सूर्या पत्रिका, जिसकी संपादक उस समय मेनका गांधी थी और खुशवंत सिंह इसके कंसल्टिंग एडिटर थे, ने बाबूजी के बेटे सुरेश राम की एक महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें प्रकाशित की। ये तस्वीरें कथित तौर पर पोलरॉइड कैमरे से खींची गई थीं और एक बंद लिफाफे में खुशवंत सिंह के नेशनल हेराल्ड कार्यालय में भेजी गई थीं। इस स्कैंडल ने देश में टहलका मचा दिया। बाबू जगजीवन राम, जो अपनी सादगी, नैतिकता और सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते थे, इस घटना से गहरे आहत हुए। कई लोगों का मानना है कि यह स्कैंडल उनके राजनीतिक करियर को नष्ट करने की साजिश थी। कुछ ने यह भी अनुमान लगाया कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं का इसमें हाथ था, क्योंकि बाबूजी की बढ़ती लोकप्रियता और प्रधानमंत्री बनने की संभावना कई लोगों को खटक रही थी। सुरेश राम ने बाद में उस महिला से शादी कर ली, लेकिन इस घटना का बाबूजी के राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी छवि को धक्का लगा और दलित समाज के बीच भी कुछ असंतोष पैदा हुआ। यह स्कैंडल उस समय हुआ जब वे जनता पार्टी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे और अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी दावेदारी मजबूत हो रही थी। साल 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इसके बाद बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए सियासी जंग शुरू हुई। बाबूजी जगजीवन राम की जनता पार्टी में मजबूत स्थिति थी और उनके समर्थन में 102 सांसदों ने पत्र लिखा, लेकिन इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह का समर्थन किया और वे प्रधानमंत्री बने। इस समय लीक तस्वीरों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। स्कैंडल ने बाबूजी की छवि को कमजोर किया था और कई सांसदों ने उनकी बजाय चरण सिंह का समर्थन किया। अगर यह स्कैंडल न हुआ होता तो संभवतः बाबूजी जगजीवन राम जी की दावेदारी और मजबूत होती और वे प्रधानमंत्री बन सकते थे। 1980 के आम चुनावों में जनता पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी ने जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने बाबूजी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये तस्वीरें लीक न हुई होती तो क्या बाबू जगजीवन राम भारत के प्रधानमंत्री बन पाते? इस प्रश्न का जवाब कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे बाबू जगजीवन राम का दलित समाज में गहरा प्रभाव था और उनकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता भी थी। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी सादगी, नैतिकता और कार्यकुशलता ने उन्हें सभी वर्गों में सम्मान दिलाया था। अगर तस्वीरों का स्कैंडल न हुआ होता तो उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लगता और उनकी दावेदारी को और बल मिलता। दूसरा, बाबू जगजीवन राम को दलित समाज का मसीहा माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद वे देश के सबसे बड़े दलित नेता थे। स्कैंडल ने दलित समाज के एक हिस्से में असंतोष पैदा किया, जिसने उनकी स्थिति को कमजोर किया। अगर यह स्कैंडल न हुआ होता तो दलित समाज का पूर्ण समर्थन उन्हें मिलता, जो उनकी दावेदारी को और मजबूत करता। तीसरा, 1987 और 1919 में जनता पार्टी के भीतर कई गुट थे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम के बीच सियासी जंग चल रही थी। स्कैंडल ने बाबूजी की स्थिति को कमजोर किया और कई सांसदों ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया। अगर उनकी छवि साफ रहती तो अधिक सांसद उनके साथ आ सकते थे और वे प्रधानमंत्री बन सकते थे। चौथा, इंदिरा गांधी ने 1979 में चौधरी चरण सिंह का समर्थन किया, जिसने बाबूजी की संभावनाओं को कम किया। कुछ स्रोतों के अनुसार इंदिरा और उनके बेटे संजय गांधी ने बाबूजी को अपमानित करने में भूमिका निभाई। अगर स्कैंडल न हुआ होता तो इंदिरा के लिए बाबूजी का विरोध करना मुश्किल होता और वे उनकी दावेदारी को स्वीकार करने को मजबूर हो सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह स्कैंडल एक साजिश थी? कई इतिहासकारों और पत्रकारों का मानना है कि सुरेश राम की तस्वीरें लीक करना एक सुनियोजित साजिश थी। सूर्या पत्रिका की संपादक मेनका गांधी थीं, जो इंदिरा गांधी की बहू थीं।
कुछ लोगों का मानना है कि यह स्कैंडल कांग्रेस के कुछ नेताओं की साजिश थी, जो बाबूजी की बढ़ती लोकप्रियता से डरते थे। खुशवंत सिंह ने बाद में कहा कि तस्वीरें एक बंद लिफाफे में उनके पास आई थीं और वे इसके पीछे की साजिश से अनजान थे। कुछ स्रोतों के अनुसार संजय गांधी ने बाबूजी को अपमानित करने में भूमिका निभाई। यह भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी, जो उस समय विपक्ष में थीं और वह नहीं चाहती थीं कि बाबूजी जैसे मजबूत दलित नेता प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इससे उनकी वापसी मुश्किल हो सकती थी। सुरेश राम की तस्वीरों के स्कैंडल ने न केवल बाबू जगजीवन राम के करियर को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। जैसे यह स्कैंडल उस समय हुआ जब दलित नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा था। बाबूजी के प्रधानमंत्री न बन पाने से दलित समाज में निराशा फैली। आगरा जैसे क्षेत्रों में जहां बाबूजी का गहरा प्रभाव था, दलित समाज ने जनता पार्टी की 3 सीटें हरा दी। यह घटना दलित नेतृत्व को मुख्यधारा में लाने में एक बड़ा अवरोध साबित हुई। इस स्कैंडल ने जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ाया। बाबूजी की स्थिति कमजोर होने से चौधरी चरण सिंह को फायदा हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस घटना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी इस बात का सबूत थी कि कांग्रेस ने जनता पार्टी की कमजोरियों का फायदा उठाया। सूर्या पत्रिका द्वारा तस्वीरों का प्रकाशन भारतीय मीडिया के इतिहास में एक विवादास्पद घटना थी। इसने पत्रकारिता की नैतिकता पर सवाल उठाए। कई लोगों ने इसे व्यक्तिगत बदला और सियासी साजिश का हथियार माना। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे मीडिया का दुरुपयोग नेताओं की छवि को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। भले ही बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री न बन सके, उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी बेटी मीरा कुमार ने उनके राजनीतिक आदर्शों को आगे बढ़ाया और वे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बाबूजी ने दलित सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और संसदीय लोकतंत्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अखिल भारतीय रविदास महासभा और शोषित वर्ग लीग जैसे संगठनों के माध्यम से दलितों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। उनकी नीतियों ने श्रमिकों, किसानों और वंचित वर्गों के लिए कई सुधार लाए। 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठी, जो उनके योगदान का प्रतीक है। अगर सुरेश राम की आपत्तिजनक तस्वीरें लीक न हुई होती, तो बाबू जगजीवन राम के भारत के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत अधिक थी। उनकी व्यापक स्वीकार्यता, दलित समाज का समर्थन और लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें इस पद के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाता था। 1977 और 1919 में वे इस पद के इतने करीब थे कि केवल कुछ सियासी समीकरणों और इस स्कैंडल ने उन्हें रोक दिया। यह स्कैंडल न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर एक दाग था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने दलित नेतृत्व को राष्ट्रीय मंच पर उभरने से रोका। इस घटना ने भारतीय राजनीति में सियासी साजिशों, मीडिया के दुरुपयोग और नैतिकता के पतन को उजागर किया। बाबू जगजीवन राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा और मेहनत के बावजूद सियासी साजिशें और सामाजिक भेदभाव किसी भी व्यक्ति के सपनों को तोड़ सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? बाबू जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था या नहीं? अपना जवाब हाँ या नहीं में कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद।